Hello students, welcome all of you. ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के अंदर पादप जल संबंध या प्लांट वाटर रिलेशन में पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप के जो प्रेशर्स होते हैं जिनसे पौधे के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है उनके बारे में स्टडी किया है, जैसे डिफ्यूज़न, फैसिलिटेड डिफ्यूज़न, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इन सब के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। पौधों के अंदर पानी का क्या महत्व होता है, पौधों के अंदर पानी किन किन थिंग्स के अंदर रिक्वायर होता है और पौधों के अंदर पानी किस प्रकार महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन प्लांट में, वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द प्लांट्स। जो जल है वह पौधों के अंदर पाई जाने वाली अनेक प्रकार की फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस उसके अंदर हो रही है, भौतिक रासायनिक क्रियाएं जो उनके अंदर हो रही है, शारीरिक क्रियाएं उनके अंदर जो हो रही है, उनके अंदर हेल्प करता है। और प्लांट्स के अलावा सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर यह एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकंड, ये इस टाइप का एक मीडियम होता है जिसके अंदर मोस्टली सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी ज़्यादातर पदार्थ पानी के अंदर घुल जाते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है या इम्पोर्टेंट है। थर्ड, सेल का जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जीव द्रव्य जो होता है, उसमें लगभग 90 से 93% तक पानी पाया जाता है। यानी प्रोटोप्लाज्म जो है सेल का जो लिविंग पार्ट है जिसे हम जीव द्रव्य कहते हैं, उसके अंदर भी लगभग 90% मात्रा में जल पाया जाता है और इसमें विभिन्न पदार्थ घुले हुए रहते हैं या फिर सस्पेंडेड रूप में पाए जाते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल है वाटरमेलन, तरबूज जिसे बोला जाता है, उसके अंदर 92% वाटर मिलेगा। और ज़्यादातर जो हर्बेशियस प्लांट हैं उनके अंदर 10 से 15% वाटर पाया जाता है। और पौधे के विभिन्न भागों के अंदर जल का जो वितरण है वो अलग अलग प्रकार से हो सकता है। जैसे प्लांट के जो सॉफ्ट पार्ट या मुलायम पार्ट है उनके अंदर पानी अधिक मात्रा में पाया जाता है, जबकि जो वुडी पार्ट है, हार्ड पार्ट जो होते हैं, कठोर हिस्से जो होते हैं, उनमें पानी कम मात्रा में पाया जाता है। एक जो बीज हमें सूखा दिखाई देता है उस बीज के अंदर भी लगभग 14% वाटर मिलता है, लगभग 14% पानी उसके अंदर पाया जाता है। क्योंकि यदि बीज पूरी तरह सूखा हुआ होगा तो वह अलाइव नहीं रहेगा, जिंदा नहीं रहेगा और उसके अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं होगी, श्वसन क्रिया को वो नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, जो टेरेस्ट्रियल वाटर है या स्थलीय जो पानी है, यानी इस पृथ्वी पर जो पानी पाया जा रहा है उसमें से प्लांट्स उनको एब्जॉर्ब करते हैं जो ज़मीन के अंदर पानी है, लेकिन उसका 99% पार्ट जो है एवेपोरेशन के द्वारा वो लॉस कर देते हैं। एवेपोरेशन बाष्पोत्सर्जन को बोला जाता है या फिर पौधे के वायवीय भागों द्वारा बाष्प के रूप में जो जल की हानि होती है उसको बाष्पोत्सर्जन कहते हैं या एवेपोरेशन कहते हैं। तो ट्रांसपिरेशन के रूप में पानी का लॉस पौधों से हो जाता है। जितना वो पानी अवशोषित करेंगे उसका 99% जो पार्ट है वो पानी का ट्रांसपिरेशन या बाष्पोत्सर्जन के रूप में उसमें से लॉस हो जाता है। इसी तरह एक परिपक्व जो मक्के का पौधा है वो एक दिन में लगभग 3 लीटर पानी को एब्जॉर्ब करता है, जबकि एक जो सरसों का पौधा है, मस्टर्ड प्लांट है, वो अपने वजन के बराबर पानी को 5 घंटे के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इससे हमें पता चलता है कि वाटर की हाई डिमांड होती है, प्लांट्स को वाटर ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होता है। इसलिए बहुत बार पौधे की वृद्धि में पानी इनडायरेक्टली रूप से लिमिटिंग फैक्टर का काम करता है। लिमिटिंग फैक्टर का मतलब ये है कि वो उसकी वृद्धि को, यदि पानी की कम मात्रा हुई तो पौधे की वृद्धि प्रभावित हो जाती है। और
जल के कारण ही एग्रीकल्चर और नेचुरल एनवायरनमेंट जो है, प्राकृतिक वातावरण की उत्पादकता भी प्रभावित होती है। तो कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हमें इसके अंदर पहले स्टडी करना है कि वाटर के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जा रही है। उसके बाद हम एक नेक्स्ट इसका जो फिनोमिना है ऑस्मोसिस, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो गुण है वाटर का, वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट। फर्स्ट पॉइंट है कि जो पानी है या जल है, जल पादप की विभिन्न क्रियाओं में आवश्यक होता है। अब ये क्रियाएं फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होती है। कौन सी क्रियाएं कहलाती है? फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस पाई जा रही है प्लांट्स के अंदर, उनके अंदर पानी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। विभिन्न क्रियाओं के अंदर ये आवश्यक है। फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेसेस है उनके अंदर पानी आवश्यक होगा। सेकंड, प्लांट्स के अलावा यह ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सभी जीवित जीवों में, सभी जीवित जीवों में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं इस अर्थ पर, उनमें यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। क्यों निभाता है इम्पोर्टेंट रोल? क्योंकि सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है उसका लगभग 90% पार्ट क्या होता है? वाटर होगा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट याद रखना है, पानी जो है पादप के विभिन्न फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में आवश्यक है। सेकंड, सभी जीवित जीवों में यह एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकंड, नेक्स्ट पॉइंट इसका, ये एक प्रकार के मीडियम प्रोवाइड करता है जिसमें मोस्टली सब्सटेंस डिसॉल्व होते हैं। यानी यह इस प्रकार का माध्यम है जिसमें लगभग सभी पदार्थ घुलनशील होते हैं। ये भी इसका एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। जो पानी है, वाटर है, अधिकांश पदार्थ पानी के अंदर घुलनशील हो सकते हैं, घुलनशील होते हैं। इसलिए यह जीवों के लिए क्या होता है? एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, एक अच्छा मीडियम होता है। इस तरह का माध्यम है जिसमें ज़्यादातर पदार्थ घुल जाते हैं, इसलिए एक अच्छे मीडियम का, माध्यम का ही कार्य करता है। फिर जो प्रोटोप्लाज्म है सेल्स का या कोशिकाओं का, उसमें लगभग 90% वाटर पाया जा रहा है, जिसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल घुले हुए रहते हैं या सस्पेंडेड रूप में मिलते हैं। तो कोशिका का जीव द्रव्य, कोशिका के जीव द्रव्य, कोशिका के जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म का अधिकांश भाग, और अधिकांश वैल्यू हम बोल सकते हैं लगभग 90% जो भाग है जल होता है, जिसमें पदार्थ घुले हुए या निलंबित होते हैं। तो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, यानी सेल जो है वो बेसिकली है क्या? सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म पाया जा रहा है उसमें पानी है। यानी जनरली हम बोल सकते हैं कि जल से या पानी से वो बना हुआ है, क्योंकि 90% तक वाटर पाया जा रहा है,
जिसमें पदार्थ घुले हुए पाए जा सकते हैं या फिर निलंबित अवस्था में हो सकते हैं, जिसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल डिसॉल्व होते हैं या फिर सस्पेंडेड रूप में उसके अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। इसके बाद एक वाटरमेलन जो होता है या तरबूज जो है, उसके अंदर जो पानी है लगभग 92% वाटर मिलता है। तरबूज के अंदर 92% क्वांटिटी में क्या पाया जाता है, वाटर प्रेजेंट है। ज़्यादातर जो हर्बेशियस प्लांट हैं, छोटे पौधे जो होते हैं, हरे पौधे, उनके अंदर 10 से उनके जो ड्राई मैटर है उसका 10 से 15% पानी होता है। अधिकांश छोटे पौधों में उनके शुष्क भार का 10 से 15% क्या पाया जाता है, जल। यानी जैसे उसका शुष्क भार का मतलब होता है जब किसी प्लांट को हम उसको जलाकर उसकी एसिड या राख प्राप्त करते हैं तो उसके शुष्क भार का लगभग 10 से 15% क्या पाया जाएगा, उसके अंदर पानी उपस्थित होगा, फ्रेश वाटर उसके अंदर उपस्थित होगा। अधिकांश जो छोटे हरे पौधे होते हैं उनके अंदर शुष्क भार का या ड्राई वेट का 10 से 15% वाटर पाया जाता है। इसके बाद वाटर का प्लांट के डिफरेंट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे ड्राई पार्ट जो है पौधे के, उनमें कम पानी पाया जाएगा और जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं उनके अंदर ज़्यादा पानी पाया जाता है। तो प्लांट के सॉफ्ट पार्ट में या मुलायम भाग में अधिक जल होगा और वुडी पार्ट जो होते हैं, सूखा हुआ जो भाग होगा, लकड़ी वाला जो हिस्सा होता है, उस वुडी पार्ट्स के अंदर कम मात्रा में क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। जैसे पत्ती है, सॉफ्ट पार्ट है, ज़्यादा वाटर होगा, और जो शाखाएं हैं उनके अंदर बॉडी पार्ट्स है तो उसके अंदर पानी की क्वांटिटी या जल की मात्रा कम पाई जाती है। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट है जो बीज जो है शीड के अंदर भी लगभग 14% जल उपस्थित होता है। तो सूखा हुआ बीज हमें दिखाई देता है, उस सूखे हुए बीज में भी लगभग 14% या लगभग 14% से कम पानी पाया जाता है। क्योंकि यदि बीज में पानी नहीं होगा, यदि बीज के अंदर जल एब्सेंट होगा तो बीज क्या हो जाएगा, डाई। क्योंकि उसके अंदर कौन सी प्रोसेस रुक जाती है, श्वसन क्रिया रुक जाती है। श्वसन क्रिया रुकने के कारण बीज जो है वो क्या हो जाता है, मर जाता है। तो वाटर नहीं होगा, अलाइव नहीं रहेगा बीज, रेस्पिरेशन की प्रोसेस उसके अंदर नहीं होगी और बीज क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है। और इसी कारण से जैसे घरों के अंदर जो मूंगफली के दाने होते हैं उनको खराब होने से बचाने के लिए या अंकुरित होने से बचाने के लिए सेक दिया जाता है। क्योंकि जब हम उन दानों को सेकेंगे तो सेकने के कारण उनमें से वाटर का लॉस होगा और वो डेड हो जाएंगे और वो अंकुरित नहीं हो पाते हैं। ज़्यादा समय तक हमें रखना है तो उन बीजों को या मूंगफली के दानों को, चने के दानों को, तो उनको सेक दिया जाता है। उस सेकने के कारण उनके अंदर का पानी हट जाता है। पानी जब नहीं रहेगा वो अलाइव नहीं रहेंगे और वो जर्मिनेट नहीं होते हैं या अंकुरित नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, जो प्लांट्स हैं या स्थलीय जो पौधे हैं वो लगभग जितना पानी एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसका 99% किसके रूप में वो बाहर निकाल देते हैं, बाष्प के रूप में, बाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो स्थलीय जो पौधे हैं, स्थलीय पौधे कुल अवशोषित जल का 99% बाष्पोत्सर्जन के रूप में जल को
99% जल को बाष्पोत्सर्जन के रूप में बाहर निकाल देते हैं। अब यहाँ पर एक टर्म आई है बाष्पोत्सर्जन, यानी स्थलीय पौधे जितना भी पानी अवशोषित कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में जल का वो अवशोषण करते हैं, लेकिन जो जल उन्होंने अवशोषित किया है उसके 99% पार्ट को वो बाष्पोत्सर्जन के रूप में बाहर एनवायरनमेंट के अंदर निकाल देते हैं। इवोपेरेशन, पत्तियों से बाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिकांश मात्रा में संपन्न होती है, उसके रूप में वो अपने शरीर से उस जल को, पानी को बाहर निकाल देंगे। अब बाष्पोत्सर्जन होता क्या है? पौधे के वायवीय भाग द्वारा वेपर या वाष्प के रूप में जल की जो हानि है उसे ही बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो बाष्पोत्सर्जन की डेफिनेशन क्या है? पौधे के वायवीय भाग द्वारा, पौधे के वायवीय भागों द्वारा जल की वाष्प के रूप में हानि। इसे ही क्या बोला जाता है? बाष्पोत्सर्जन। बाष्प प्लस उत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन भी इसे बोला जाता है इंग्लिश में, इसे हम ट्रांसपिरेशन वर्ड का इसके लिए यूज करते हैं। तो पौधे के जो भी एरियल पार्ट है उनके द्वारा वाटर की वेपर के रूप में जो लॉस हो रहा है पौधे के अंदर से, उसे बाष्पोत्सर्जन के नाम से जाना जाता है। यानी पूरे जल का उपयोग ये स्थलीय पौधे नहीं करेंगे, जितना भी जल इनके द्वारा अवशोषित किया जा रहा है उसका 99% ये बाष्पोत्सर्जन के रूप में अपने शरीर से बाहर वातावरण में निकाल देते हैं। पौधे के वायवीय भागों द्वारा जल की वाष्प के रूप में जो हानि होती है उस हानि को बाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल से, जैसे कॉर्न प्लांट जो है, मक्के का जो पौधा होता है, एक परिपक्व जो मक्के का पौधा होगा, कॉर्न प्लांट होगा, वो लगभग एक दिन में 3 लीटर जल को अवशोषित करता है। 3 लीटर जल का अवशोषण करेगा पर डे। एक दिन में 3 लीटर वाटर का एब्जॉर्प्शन एक परिपक्व कॉर्न प्लांट या मक्के के पौधे के द्वारा किया जाता है। सरसों का जो पौधा होगा, मस्टर्ड प्लांट, जो मस्टर्ड प्लांट है वह अपने शुष्क भार का, जो उसका वेट या वजन पाया जा रहा है सरसों के पौधे का, उसके अपने भार के बराबर पानी 5 घंटे के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ये अपने वेट या भार के बराबर जल 5 घंटे में अवशोषित करता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि किस प्रकार से पौधों के द्वारा पानी का अवशोषण किया जा रहा है। कॉर्न प्लांट एक दिन में 3 लीटर वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा। सरसों का पौधा अपने वजन के बराबर जल का अवशोषण लगभग 5 घंटे के अंदर कर लेता है। इसके बाद ये जो सारी चीजें हमने पढ़ी है, इससे हमें ये पता चलता है कि पौधों को वाटर की हाई डिमांड होती है, ज़्यादा मात्रा पौधों को पाई जाती है, इसलिए जो पादप की वृद्धि है उसके अंदर ये लिमिटिंग फैक्टर का, इनडायरेक्ट रूप से लिमिटिंग फैक्टर का काम करता है। और पौधे की वृद्धि में सहायक है, एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्शन में सहायक है, और प्राकृतिक जो एनवायरनमेंट है या वातावरण है उसकी प्रोडक्टिविटी में भी ये सहायक होता है। हाई डिमांड ऑफ वाटर, पानी की अधिक मांग के कारण, पौधों को अधिक रिक्वायरमेंट, हाई डिमांड है पौधों को, तो पानी की अधिक मांग के कारण यह पादपों के विकास में लिमिटिंग फैक्टर का कार्य करता है। अब लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है? इस प्रकार का कोई तत्व या पदार्थ जिसकी कम मात्रा होने पर पौधों में वृद्धि नहीं होगी, उसे लिमिटिंग फैक्टर बोलते हैं। अब इसकी ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता है, यदि उतनी मात्रा में पौधों को नहीं मिला तो पौधा वृद्धि नहीं कर पाएगा, इसलिए लिमिटिंग फैक्टर के रूप में
कार्य करेगा, लिमिटिंग फैक्टर के रूप में इसके द्वारा फंक्शन किया जाता है। खेती के अंदर भी और जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसकी उत्पादकता में भी ये सहायक है। तो खेती में, एक एग्रीकल्चर के अंदर, खेती में, वातावरण में यह उत्पादकता को प्रभावित करता है, प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता को प्रभावित करता है। इसका मीनिंग ये लिमिटिंग फैक्टर है प्लांट की ग्रोथ के लिए। यदि पानी की पर्याप्त मात्रा पौधे को नहीं मिली तो खेती में उत्पादन कम हो जाता है। सेकंड, जो एनवायरनमेंट के अंदर जो भी प्लांट्स वगैरह पाए जा रहे हैं उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी जल के कारण या पानी के कारण जो है वो प्रभावित होती है। यदि पानी पर्याप्त मात्रा में है तो उत्पादकता ज़्यादा होगी, यदि पानी कम मात्रा में है, पूरी मात्रा पर्याप्त मात्रा में पौधों को नहीं मिल पा रहा है तो उत्पादकता कम हो जाती है। तो कुछ वाटर की हमने इम्पोर्टेंस पढ़े हैं कि प्लांट्स के अंदर जो वाटर है किस तरह से एक इम्पोर्टेंट रोल इसके द्वारा प्ले किया जाता है। डिफरेंट प्रोसेस में ज़रूरी है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में, पौधों के अलावा सभी जीवित जीवों में महत्वपूर्ण है। ऐसा मीडियम है जिसके अंदर सभी पदार्थ सॉल्युबल होते हैं। कोशिका के जीव द्रव्य का 90% भाग पानी है जिसमें पदार्थ घुले हुए या निलंबित होंगे। तरबूज, वाटरमेलन के अंदर 92% जल है। अधिकांश छोटे पौधों में उनके शुष्कभार का 10 से 15% जल है। पौधे के सॉफ्ट पार्ट में ज़्यादा पानी मिलेगा जैसे लीफ में, और बॉडी पार्ट में, लकड़ी वाला जो हिस्सा है, ठोस वाला जो हिस्सा है उसके अंदर कम पानी मिलेगा। बीज जो सूखे दिखाई देते हैं उनके अंदर भी 14% जल मिलता है, क्योंकि यदि बीज में जल एब्सेंट होगा तो वो जिंदा नहीं रहेंगे, श्वसन क्रिया उनकी प्रभावित हो जाएगी। स्थलीय पौधे कुल जो अवशोषित कर रहे हैं जल को उसका 99% वाष्पोत्सर्जन के रूप में बाहर निकाल देते हैं। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? पौधे के एरियल पार्ट या वायवीय भाग द्वारा जल की वाष्प के रूप में जो हानि होती है उसे वाष्पोत्सर्जन के नाम से उसे जाना जाता है। पानी की अधिक डिमांड है पौधों को, इसलिए पौधों के ग्रोथ में लिमिटिंग फैक्टर का काम करता है। और खेती और वातावरण में यह एनवायरनमेंट के अंदर जो भी एनवायरनमेंट दिखाई दे रहा है हमें आसपास, नेचुरल जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर ये प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करने का कार्य करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक है ऑस्मोसिस या परासरण। नेक्स्ट हेडिंग है ऑस्मोसिस, या हिंदी में इसे बोला जाता है परासरण। परासरण के बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया था इसकी डेफिनेशन के बारे में, कि जब कोई सॉल्यूशन है और उसमें डिफरेंट कंसंट्रेशन पाई जा रही है और उनको हम एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अलग अलग कर दें, यानी दो सॉल्यूशन है डिफरेंट कंसंट्रेशन या सांद्रता के हैं और उनके बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन उपस्थित है, अर्धपारगम्य झिल्ली उपस्थित है, तो उस सॉल्यूशन के अंदर उपस्थित जो वाटर है, वाटर को हम सॉल्वेंट बोलते हैं, तो वाटर या सॉल्वेंट जो है वो अपनी लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर जाना प्रारंभ कर देता है। अब लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन क्या है? ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर पानी की मात्रा कम है। हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन क्या है? ऐसा सॉल्यूशन, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा है। हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन जिसके अंदर पानी की मात्रा कम है। तो एक जो सिंपल सा इसका मीनिंग ये है कि जब हम एक सॉल्यूशन को, दो इस प्रकार के सॉल्यूशन हमने लिए जिनके अंदर सांद्रता के अंदर डिफरेंस है,
उनके बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी तो उसमें उपस्थित जो सॉल्वेंट या पानी है वह लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर जाता है। पानी अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर मूवमेंट करता है। उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस या परासरण के नाम से जाना जाता है। और प्योर सॉल्वेंट जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, इसका यहाँ पर परासरण की क्रिया के अंदर एक मेम्ब्रेन यूज में आती है जिसे हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और प्योर सॉल्वेंट जो होगा, शुद्ध विलायक जो होता है या जल जो होता है, वह भी इसी तरीके से उस सॉल्यूशन में से अलग होगा और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जो अधिक पानी की जहाँ कमी है, पानी के कम स्थान वाले भाग में या पानी के कम स्थान वाले सॉल्यूशन में वो एंटर होता है। इसलिए जो सॉल्वेंट का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होता है या प्रोसेस जो हो रहा है जिसमें पानी अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जा रहा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर, उस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस या परासरण कहते हैं। ऑस्मोसिस में वाटर या सॉल्वेंट का फ्लो लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर होता है। तो यह डिफरेंस याद रखना है कि लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का मतलब है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, जिसकी सांद्रता कम है। सांद्रता कम है का मतलब क्या है, पानी की मात्रा उसके अंदर ज़्यादा है और उसके अंदर जो सॉल्यूट है, जो उसके अंदर पदार्थ घुले हुए हैं वो कम मात्रा में है। तो यहाँ पर पानी अपनी लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर गमन करेगा। इसके बाद ऑस्मोसिस या परासरण एक टाइप का डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन में तो क्या होता है, सब्सटेंस जो है वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाते हैं, अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में जाते हैं। लेकिन ऑस्मोसिस के अंदर क्या है, केवल पानी के जो मॉलिक्यूल हैं अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर मूवमेंट करते हैं। पानी के जो अणु हैं अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं ऑस्मोसिस में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर, जबकि डिफ्यूजन जो प्रोसेस है उसके अंदर जो सब्सटेंस या पदार्थ हैं वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करते हैं। दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस ये पाया जाता है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करें ऑस्मोसिस की डेफिनेशन के बारे में। पहले हम एक सिंपल एक एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं, जब दो सॉल्यूशन जिनके बीच में जब दो सांद्रता प्रवणता वाले विलयनों के बीच सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्ध पारगम्य झिल्ली, जब दो भिन्न वर्ड और आएगा यहाँ पर, जब दो भिन्न सांद्रता प्रवणता वाले विलयनों के बीच अर्धपारगम्य झिल्ली को रखा जाता है तो विलायक, और विलायक का मीनिंग याद रखना है, जल होता है, सॉल्वेंट भी इसे बोला जाता है। विलायक या जल जो होगा वो लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से कम सांद्रता वाले सॉल्यूशन से कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की और मूवमेंट करता है या गति करता है। ये दो भिन्न सांद्रता प्रवणता वाले विलयन लिए हमने, डिफरेंट कंसंट्रेशन है, दोनों को सेपरेट कर दिया अर्धपारगम झिल्ली से। तो जब अर्धपारगम झिल्ली से सेपरेट करेंगे तो इनमें उपस्थित जो सॉल्वेंट है वह अपने कम सांद्रता वाले विलयन से यानी कम गाढ़े विलयन से अधिक गाढ़े विलयन की ओर मूवमेंट करेगा, उसकी तरफ ये जाना स्टार्ट कर देगा। सेकंड, प्योर सॉल्वेंट जो है, शुद्ध विलायक की हम बात करें, वाटर ही होता है, वो भी इसी तरीके से यदि सेपरेट कर दिया जाए
तो सॉल्यूशन से ये एक सेमी परमिएबल, इफ इट इज प्योर सॉल्वेंट का भी फ्लो इसी तरह से होगा। शुद्ध जो विलायक है, शुद्ध विलायक पानी है, ये हमने एक एक्सपेरिमेंट किया 2 बिलियन लेके, और सेल के अंदर क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट जल होता है। तो जल भी इसी प्रकार से मूवमेंट करेगा, यानी कोशिका में जहाँ पर कम सांद्रता होगी वहाँ से जो ये पानी है वो अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर मूवमेंट करता है। और जो ये लगातार जो पानी का फ्लो होगा सॉल्वेंट का सॉल्यूट टुवर्ड से सॉल्यूशन अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसे ही परासरण कहा जाता है। तो सॉल्वेंट का, इसकी डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं, विलायक का, विलायक वर्ड याद रखना है, वाटर को बोल रहे हैं हम, विलायक का अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से, अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन, इस प्रोसेस को परासरण या ऑस्मोसिस कहा जाता है। यानी विलायक अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करता है, अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाता है। इस प्रोसेस को परासरण या ऑस्मोसिस के नाम से जाना जाता है। ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, इसे हम परासरण कहते हैं या ऑस्मोसिस के नाम से इसे जाना जाता है। और इसके अंदर ये ध्यान रखना है, जो परासरण की प्रोसेस है उसमें वाटर का या सॉल्वेंट का फ्लो अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर होता है। यानी इस प्रोसेस में वाटर या वाटर को हम बोलते हैं सॉल्वेंट, लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से कहाँ की ओर जाता है, हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की ओर। कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर यहाँ पर वाटर का मूवमेंट होगा। विलयन की सांद्रता है, ध्यान रखना, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर वाटर या सॉल्वेंट का इसमें मूवमेंट होगा या इसमें गमन पाया जाता है। तो एक परासरण के बारे में हमने स्टडी की, एक परासरण होता क्या है एक्चुअली सिंपल। और यहाँ जो है एक 4th पॉइंट और इसका ये है कि ऑस्मोसिस एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है, विसरण है, जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स ओनली ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो डिफ्यूज हो सकते हैं या विसरित हो सकते हैं। और क्यों विकसित हो सकते हैं, क्योंकि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमने यहाँ पर लगाई है वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स को या इसके अंदर जो विलेय उपस्थित है उसके पार्टिकल्स को जाने से रोकने का काम करती है। तो एक प्रकार की एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर वाटर या सॉल्वेंट जो है अपनी लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर जाता है। तो यहाँ हमने डेफिनेशन के बारे में स्टडी किया, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और इसी तरह के लेक्चर्स को देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय राजेश खंडेलवाल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।